गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस तक देखी थी। आज हम उससे आगे देखने वाले हैं फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहला जो है लोकेट चानू दारो ऑन मैप वन। तो मैप की तरह आई यहाँ, ये रहा मैप। तो ये जो मैप वन है इस पर हमने चानू दारो को लोकेट किया। तो चानू दारो कहाँ है? यहाँ पर है चानू दारो, ये रहा, हाईलाइट कर दिया। तो ठीक है, दिस इज अ टीनी सेटलमेंट एज कम्पेयर टू मोहनजोदारो। तो ये मोहनजोदारो से यदि कंपेयर किया जाए, मोहनजोदारो और हड़प्पा से, तो ये बहुत ही टीनी सेटलमेंट था, मतलब उससे बहुत ही छोटा था, लेकिन फेमस था अपने क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। बीड मेकिंग तो आप सभी को पता ही होगा, ये जो आप देख रहे हो ये मोती से जब कोई ज्वेलरीज बनाए जाते थे तो उसे बीड्स मेकिंग करते थे। सेल कटिंग में आगे दिखाता हूँ। मेटल वर्किंग आपको पता ही होगा, लोहे का काम हो रहा है। सेल मेकिंग में आपको आगे दिखाता हूँ। वेट मेकिंग, वेट बनाया जाता था, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। सेल कटिंग क्या है? सेल कटिंग आप ये देख रहे हो, ये शंख आपने देखा ही होगा, समुद्र किनारे ये शंख बहुत मिलता है। तो इससे क्या करते थे, इनसे कट करके ये लोग बैंगल्स बनाते थे और इनसे ट्रेड करते थे। तो सेल कटिंग, सेल मेकिंग यही था। यह है सील मेकिंग। सील मेकिंग क्या होता था? आपने ये पिक्चर तो पहले भी देखा होगा, यदि मेरा आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें ये वाला फोटो आपने देखा ही होगा, या फिर बुक का भी पहला ही पेज पे है, उस पर भी आप देख सकते हो। इसमें एनिमल मोटिव है। उसी तरह ये बहुत सारे सील्स बनाए जाते थे। तो ये काम भी यहाँ पे चांदोदारों में हुआ करता था। द वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल। स्टोन लाइक कार्निलियन, ब्यूटीफुल रेड कलर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल रेड कलर स्टोन हुआ करता था, कार्निलियन। इसके बारे में भी हम देखेंगे आगे में। जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्टज एंड स्टेटाइट। स्टेटाइट के बारे में मैंने आपको बताया ही है पिछले वीडियो में। मेटल स्टेटाइट क्या होता है? एक सॉफ्ट स्टोन होता है, तो उसमें जो भी नक्काशियाँ करनी होती है वो बहुत ही ईजिली हो जाती है। मेटल लाइक कॉपर, ब्रोंज एंड गोल्ड एंड सेल फाइनेंसेस आर टेराकोटा और बर्न्ड क्ले। तो हमें यहाँ पे गोल्ड भी मिला है, कॉपर भी मिला है, ब्रॉन्ज भी मिला है, सेल फेंसेस भी मिला है, टेराकोटा और बर्न्ड क्ले भी मिला है। Some beads were made of two or more steps cemented together, some of the stone with gold cap। कुछ beads पे हमें gold cap भी देखने को मिले हैं। The shapes were numerous। किसी भी तरह का shapes उसको दिया जा सकता था। Disc, cylindrical, spherical, barrel shape, segment। Some were decorated by increasing or painting and some are designed intacs onto them। कुछ को कलर्स किया जा रहा है, कुछ को डेकोरेट किया जा रहा है, उसे पेंटिंग करके, उस पर डिजाइनिंग कर करके। ये सारी चीज़ें तो चलो इजी थी। टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल। मटेरियल के अकॉर्डिंग जो है बीड्स का बनाना अलग अलग तरीका होता था। जैसे सेटेटाइट स्टोन था, जैसे तो इस पे बीड्स बनाना बहुत ही इजीली था, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे ये सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम हाइड्रोक्स कुछ ऐसा ही होता है, उससे बना हुआ होता है। तो इस पे कैरविंग करना बहुत ही ईजी होता है। वॉज ईजिली वर्क। सब बीड्स वेर माउल्ड आउट ऑफ पेस्ट विथ मेड ऑफ स्टेटाइट पाउडर। कुछ बीड्स को जो अंदर से हार्ड स्टोन होते थे, लेकिन उसके ऊपर सेटेटाइट पाउडर का पेस्ट लगा दिया जाता था, ताकि उसके ऊपर दे परमिटेड मेकिंग वेरियस शेप, ताकि उसके ऊपर कई तरीके के शेप्स बनाए जा सके। अनलाइक द ज्योमेट्रिकल फॉर्म मेड आउट ऑफ हार्डर स्टोन, हाउ द सेटेटाइट माइक्रो बीड्स आउट हार्डर स्टोन, हाउ द सेटेटाइट माइक्रो बीड्स वेर मेड रिमेन्स अ पजल। तो ये जो माइक्रो बीट्स किस तरह से बनाए जाते थे, ये आज भी हमारे लिए पजल ही है। क्योंकि बड़े बड़े बीट्स बनाना तो ईजी है, क्योंकि लेकिन माइक्रो बीट्स अगर भी आप बना रहे हो, छोटे बीट्स मतलब आदि आप बना रहे हो, तो ये बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होगा, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को अभी तक पता नहीं चला है। Archaeologists' experiments have revealed that the red color of carnelian was obtained by firing yellowish raw material and beads at various stages of production। तो ये जो रेड कलर कार्लिनियन, जो कि यहाँ पे भी दिखा बताया गया था कि स्टोन लाइक रेड कलर कार्लिनियन, ब्यूटीफुल रेड कलर स्टोन। तो ये रेड कलर स्टोन जो होता था, ये येलोइश रॉ मटेरियल को पॉलिश करके अब बीट्स को कई स्टेज के प्रोडक्शन के से गुजारने के बाद वो कार्नेलियन हमें ऑब्टेन होता था। नोड्यूल वेर चिप्ड इनटू रफ शेप एंड देन फाइनली फ्लैंक्ड इनटू फाइनल फॉर्म। नोड्यूल्स जो होते थे, जो भी वो कई तरह के होते थे। जैसे मैं आपको पिक्चर यदि उसका दिखाऊँ, तो ये देखो, ये रॉ कार्नियन है।
ये देखो किस किस तरह के हैं ये। कोई इसका फिक्स्ड शेप नहीं है, लेकिन इसे क्या होता था, ग्राइंडिंग पॉलिशिंग करके इसे एक परफेक्ट शेप दिया जाता था और इससे एक ज्वेलरीज बनाई जाती थी, और फाइनली उस ज्वेलरी को फिर बेचा जाता होगा, ट्रीट किया जाता होगा, कुछ भी किया जाता होगा। तो उसके बाद फिर फाइनल फॉर्म उसमें उसको सेव कर दिया जाता था। ग्राइंडिंग पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग कंप्लीटेड द प्रोसेस। ठीक है। स्प्लाइस ड्रिल हैव बीन फाउंड एट चामुदारो लोथल एंड मोस्ट रिसेंटली एट धौलावीरा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये हो सकता है एग्जाम में, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि स्पेशलाइज ड्रिल हमें कहाँ कहाँ मिले हैं। तो चामुदारो में मिले हैं, लोथल में मिले हैं, और काफ़ी रिसेंटली मतलब हाल ही में हमें धौलावीरा में भी इसके अ, सबूत मिले हैं कि वहाँ पर भी थे। इफ़ यू लोकेट नागेश्वर एंड बालाकोट ऑन मैप वन। नागेश्वर और बालाकोट कहाँ पे, ये रहा नागेश्वर। बालाकोट खोजो अब आप, ये रहा बालाकोट। तो नागेश्वर और बालाकोट को यदि आप मैप पे लोकेट करोगे, यू विल नोटिस दैट बोथ सेटलमेंट आर नियर द कोस्ट। अब आप देख रहे हो ये दोनों सेटलमेंट नियर द कोस्ट है। बालाकोट भी नियर द कोस्ट है और नागेश्वर भी नियर द कोस्ट है। ये तो गुजरात के साइड है, ये पाकिस्तान की साइड है, दोनों नियर द कोस्ट है। दीज वेर स्प्लाइस सेंटर ऑफ मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट। अब ऑब्वियसली अगर बात है, यदि ये कोस्ट के किनारे है, तो यहाँ पर ये जो शंख है, ये बहुत ही सेल मेकिंग बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे होता था, क्योंकि ये सी सी प्रोडक्ट्स वहाँ काफ़ी मिलते थे। तो सेल ऑब्जेक्ट्स वहाँ का काफ़ी मिलते थे, इंक्लूडिंग बेंगल्स, लैडल्स एंड इनले। वो लोग ये बनाते थे वहाँ पे, विच वेयर टेकन टू अदर सेटलमेंट, और इसे अदर सेटलमेंट्स तक भी ले जाया जाता था। ये हम आगे बात करेंगे। सिमिलरली इट इज़ लाइकली दैट फिनिश प्रोडक्ट्स सच एज बीड्स फ्रॉम चामुतारो एंड लोथल वेयर टेकन टू द लार्जर अर्बन सेंटर सच एज मोहनजोदड़ो एंड हप्पा। ये तो खैर इजी सी बात है कि यहाँ से बनाया जा रहा है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये फिर मेजर सेटलमेंट्स में जा रहे हैं जो कि कोस्ट से दूर है, जैसे मोहनजोदड़ो हो गए, हड़प्पा हो गए, या लैंड रूट के थ्रू या फिर रिवर रूट के थ्रू यहाँ तक उसका ट्रेड किया जा रहा है। ये इजी था। कार्लिनियन भी आपने देख ही लिया। आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। हमें सेंटर ऑफ प्रोडक्शन कैसे पता चलेगा? इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर फॉलोइंग रॉ मटेरियल। सबसे पहला तो हम लोग रॉ मटेरियल देखेंगे, सच एज स्टोन नोड्यूल, होलसेल कॉपर और टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल। तो ये सारी चीज़ हमें मिलेंगे, जो भी उसका सबसे बेस होता है प्रोडक्शन का। यदि हमें वो मिल गया या मटेरियल मिल गया, सबसे बेस्ट है, तो हमें इससे पता चलेगा कि ये सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन था। या नहीं तो फिर वेस्ट, वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, यदि कहीं पे वेस्ट हो रहा है सबसे ज़्यादा, कोई जैसे आप समझ लो कि सेल कटिंग ही हो रहा है, ये सेल कटिंग हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है इसका सारा पार्ट यूज होता था, कुछ पार्ट इसके वेस्ट भी होते हैं। जैसे कि ये आप गुठलियों का एग्जांपल ले लो। अब मान लो कोई आपके पास खाली प्लॉट ऑफ लैंड है, लेकिन आपको वहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको ये जो आम की गुठलियाँ हैं, ये आपको काफ़ी बड़े पैमाने पर मिल रहे हैं। तो आपको ये वेस्ट है, लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि हो सकता है यहाँ पे कुछ साल पहले या दशकों पहले यहाँ पर काफ़ी आम के पेड़ होंगे, तो ये आपको वेस्ट से यहाँ पे पता चल रहा है। तो फॉर इंस्टेंस, इफ सेल और स्टोन is cut make object, then pieces of raw material, these material will be discarded as waste as place of production। तो वही जो मैंने बताया कि अगर यदि आपको सेल के वेस्ट मिल रहे हैं, स्टोन के वेस्ट मिल रहे हैं, तो हमें ये पता चलता है यहाँ पर इसी का काम होता होगा, जिस तरह से ये गुठलियों का एग्जाम्पल हमने लिया है। समटाइम लार्जर वेस्ट पीसेस वेयर यूज टू मेक स्मॉलर ऑब्जेक्ट। कुछ टाइम क्या होता है, लार्जर वेस्ट पीसेस यूज होते थे स्मॉलर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। वो प्रीशियस भी हुआ करते होंगे, लग्जरियस भी हुआ करते होंगे, बट मिनिकुलस बिट वेयर यूजुअली लेफ्ट एट द वर्क। जो बचा कुचा सामान रहता था, जो अनफिनिश्ड या फिर वेस्ट कर लो, वो जहाँ पे वो लोग वर्क करते थे उसी के आसपास का इलाके में उसे डंप किया जाता था, फेंक दिया जाता था। तो इससे हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन के एरिया के बारे में पता चल रहा है। Craft production was also undertaken in larger cities such as मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन का सबूत देखने के लिए मिल रहा है। स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को निकालने का क्या क्या स्ट्रेटजी था, क्या क्या तरीका अपनाते थे वो लोग? एज इज ऑब्वियस वैरायटी ऑफ मटेरियल वाज यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन करने के लिए कई सारे तरह तरह का वैरायटी ऑफ मटेरियल्स का यूज किया जा रहा है। वाइल सम सच एज क्ले वेयर लोकली अवेलेबल। देखो, क्ले तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, क्ले तो लोकली अवेलेबल होते हैं। मैनी सच एज स्टोन, टिम्बर एंड मेटल हैड टू प्रोक्यूर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द एलेबल प्लेन। अब एलुवियल सॉइल जैसे आपने सुना होगा, तो ये गंगेटिक प्लेन में है। तो वहाँ पर तो आपको ये स्टोन, टिम्बर, मेटल, ये सारी चीज़ नहीं मिलेंगी, ये आपको आउटसाइड से मंगाना होगा। या फिर आप कह सकते हो साउथ इंडिया में इसका बहुत ही ज़्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल हो सकता है, वहाँ से मंगाए जाते हो, ये भी हो सकता है। ठीक है।
Terracotta toy model of block art suggested that this was one of the important means of transport goods and people across the land route. अब टेराकोटा मॉडल हमें मिला है, टेराकोटा जो है मिट्टी से बनाया जाता था, वो हमें मिला है ब्लॉक कार्ट का। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये पुल कार्ट का मतलब ये हो गया, हमें ये पता चल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका यूज किया जाता होगा, हो सकता है इसका ट्रेड के लिए भी यूज किया जा रहा हो, ट्रेड के लिए अक्रॉस द लैंड रूट, पीपल भी नेविगेट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह इसमें बैठ करके, ये भी हो सकता है। रिवराइन रूट along the Indus and its tributary as well as coastal route were also probably used। रिवराइन रूट जो नदी के मार्ग थे वो भी यूज किए जा सकते हैं बोट्स के थ्रू। चलो ये तो हो गया अब आपका, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मटेरियल फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। अब हम सब कॉन्टिनेंट और बियॉन्ड मतलब हम सिर्फ इस मैप तक लिमिट नहीं रहेंगे, ये जो मैप है इस तक लिमिट नहीं रहेंगे, हम इसे आगे लिख लेंगे। पहला तो इसी मैप की बात करें तो हड़प्पन प्रोड्यूस मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वे। फॉर इंस्टेंस दे एस्टेब्लिश सेटलमेंट सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट इन एरिया वेयर सेल वेयर अवेलेबल। जैसे कि आपने देखा कि नागेश्वर और बालाकोट जो ये कोस्ट के नियर है, तो सेल ऑब्जेक्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। अदर साइट्स जैसे सारतुगाई इज फार ऑफ अफगानिस्तान नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लेपिस लेजिक। क्या इसमें सारतुगाई लोकेट है? जी नहीं, इसमें नहीं है सारतुगाई लोकेट, लेकिन सारतुगाई इस साइड में है, अफगानिस्तान के साइड में, इस साइड में है, किधर पे सारतुगाई है। तो वहाँ पे ब्लू कलर लेपिस लजुली एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन होता था और बहुत ही खूबसूरत स्टोन होता था ब्लू कलर का, वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिलता था और वो बहुत ही हाई वैल्यूड होता था। लेपिस लजुली बहुत ही हाई वैल्यू होता था। ये सारे के आप नोट्स बना लेना वैसे, कि नागेश्वर बालाकोट में क्या मिल रहे हैं, सेल ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, सारतुगाई में क्या मिल रहा है, लेपिस लजुली मिल रहे हैं, लोथल विच नियर सोर्स ऑफ कैरलिन, लोथल में क्या मिल रहे हैं, कैरलिन मिल रहे हैं, कार्निलियन, ये जो आपने देखा था रेड कलर स्टोन, कार्लिनियन कहाँ मिल रहे हैं, लोथल में मिल रहे हैं। इसका आप नोट्स बना लेना छोटा सा, एमसीक्यू उसमें पूछे जाते हैं। फ्रॉम भरूचा इन गुजरात, स्टेटाइट कहाँ पे मिल रहे हैं, राजस्थान में मिल रहे हैं, एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान, स्टेटाइट राजस्थान और नॉर्थ गुजरात दोनों जगह मिल रहे हैं, मेटल जो है राजस्थान में मिल रहे हैं। अनदर स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल मे हैव बीन टू सेंड एक्सपेडिशन टू एरिया सच एज खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान फॉर कॉपर एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड। देखो खेतरी रीजन जो है राजस्थान का यहाँ पे है, किधर के राजस्थान का खेतरी रीजन, इसमें नहीं बताया गया ना, नहीं इसमें नहीं है, लेकिन खेतरी रीजन शायद इसी को कहा जाता है, राजस्थान में ही है खेतरी रीजन। तो वो बहुत ही अच्छा सोर्स है आपका ये कॉपर का, और साउथ इंडिया तो खैर गोल्ड के लिए फेमस है ही। दिस एक्सपेंडिशन इस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशन विथ लोकल कम्युनिटी। तो ये जो एक्सपेंडिशन थे ये कम्युनिकेट करते थे अपने लोकल कम्युनिटी से और वहाँ से ट्रेड करते थे। ओकेजनली फाइंड ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स सच एज स्टेटाइट माइक्रोबीट्स इन दिस एरिया इंडिकेट ऑफ सच कॉन्टैक्ट। तो हड़प्पा में भी सारे चीज़ मिल रहे हैं, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ट्रेड तो होता था, क्योंकि सेल ऑब्जेक्ट आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा मिल रहा है, तो ट्रेड तो हो रहा था, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आगे क्या है, ओकेजनली फाइंड आउट, ये तो हमने देख लिया। देयर इज एविडेंस इन द खेतरी एरिया फॉर द व्हाट आर्कियोलॉजिस्ट को द गणेश्वर जोधपुर कल्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने डबल हाईलाइट किया, ट्रिपल हाईलाइट कर देता हूँ। गणेश्वर जोधपुर कल्चर किसे कहा जाता है, खेतरी रीजन को कहा जाता है। गणेश्वर जोधपुर कल्चर किसे जाता है, खेतरी रीजन को कहा जाता है। ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में कई बार ये पूछे गए हैं क्लास 12 के एग्जाम में, और ये आपको आगे भी काम देगा, यूपीएससी से वगैरह में काम दे देंगे आपको कि खेतरी रीजन का जो गणेश्वर जोधपुर कल्चर है वो किसे कहा जा रहा है, तो खेतरी रीजन को कहा जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज डिस्टिंक्टिव नॉट हप्पन पॉटरी एंड यूजुअली wealth of copper object, it is possibly that the inhabitants of this region supplied copper to हड़प्पा। तो जो यहाँ पे नॉन हड़प्पन पॉटरीज थे और यूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट यहाँ पे काफ़ी मिले हैं, तो हो सकता है कि वहाँ से ट्रेड किया जा रहा है। इट इज़ पॉसिबल दैट द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस रीजन सप्लाइड कॉपर टू द हड़प्पा। जो यहाँ के गणेश्वर जोधपुर कल्चर के जो इनहेबिटेंट हुए, क्योंकि खेतरी रीजन क्यों फेमस है, वो अपने कॉपर के लिए फेमस है। तो ये लोग क्या करते थे, होंगे इनहेबिटेंट्स जो थे खेतरी रीजन के, इन्होंने जो कॉपर का सप्लाई किया किसको, हड़प्पन्स को किया, क्योंकि हड़प्पन्स में हमें मिल रहे नॉन हड़प्पन पॉटरीज वगैरह कॉपर के, तो वो यहीं से ट्रेड किए जा रहे थे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ यहाँ पर कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड। ये जो मैप आपने देखा, ये अभी मैं यहाँ से बताऊँगा आपको। रिसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्ट दैट कॉपर वाज ऑल्सो प्रोबेबली अबाउट फ्रॉम ओमान। ओमान कहाँ है भाई इस मैप पे, ये आप मगन वाला पार्ट देख रहे हो, ये आज के टाइम में यही ओमान है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है।
ऑन द साउथ ईस्टर्न ऑफ द अरेबिक पेनिनसुला कैन, तो ये यहीं पे साउथ ईस्टर्न ऑफ अरेबिक पेनिनसुला। Chemical analysis have shown that Omani copper and Harappan artifact are trace of nickel suggesting that common origin। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ओमानी कॉपर में ये जो मगन का कॉपर है और जो हड़प्पन कॉपर है, जो हड़प्पा में कॉपर मिले, दोनों के कॉपर में ट्रेस ऑफ निकल मिले, मतलब उसमें निकल का भी मिलावट मिला है। और दोनों एक ही जगह के निकल है, कहीं दो दो अलग अलग जगह के निकल नहीं है। तो ये हो सकता है ओमानी कॉपर जो को है ट्रेड किया जा रहा हो हड़प्पन तक भी। ओके, these are other traces of contact as well। A distinctive type of vessel, a large Harappan jar coated with thick layer of black clay has been found at Omani site। अब देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ ओमानी कॉपर ही आपको हड़प्पा में मिल रहा है, बल्कि हड़प्पा के भी जो कुछ कुछ आर्टिफैक्ट है वो भी आपको ओमान में देखने के लिए, जो कि मगन है वहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये जो हड़प्पन जार है ये ओमान ओमान में देखने के लिए मिला है। ये क्या होता था? ये हड़प्पन जार था, थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले, ये ब्लैक क्ले का थिक लेयर से इसको कोटेड किया जाता था। ये हो सकता है वाटर स्टोर करने के लिए हो, क्योंकि इसमें हो सकता है वाटर ठंडा रहता हो। सच थिक कोटेड प्रिवेंट द पर्कुलेशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड का पर्कुलेशन मतलब वाटर से रिश्ता नहीं था, बूंद बूंद करके बाहर नहीं आता था। हो सकता है उससे प्रिवेंट करने के लिए इसमें थिक लेयर ऑफ कोटिंग किया जाता था। But it is possibly we do not know what was carried in this vessel। इस vessel में क्या कैरिड किए जाते थे ये आर्कियोलॉजिस्ट को पता नहीं, बट इट इज़ पॉसिबल दैट हड़प्पन एक्सचेंज द कंटेक्ट ऑफ दिस वेसल फॉर ओमानी कॉपर। अब देखो उस टाइम में तो बार्टर सिस्टम यूजली प्रैक्टिस होता होगा, या फिर क्योंकि उस टाइम में कोई कॉमन करेंसी तो नहीं था, सामान के बदले सामान मिल रहे हैं, तो ओमानी कॉपर के बदले ये लोग उन्हें ये जार देते होंगे, या फिर कोई और सामान जो कि वहाँ पे फेमस है। सेल ऑब्जेक्ट अब आपको हड़प्पा में मिल जाएंगे, जो कि नागेश्वर और बालाकोट से ट्रेड किए गए, वो आप वो एक्सचेंज कर सकते हैं बार्टर सिस्टम के थ्रू। बार्टर सिस्टम को पता होगा ना क्या होगा, जब सामान के बदले सामान एक्सचेंज करते हैं तो वही बार्टर सिस्टम होता है। तो उस टाइम में हो सकता है बार्टर सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता हो। तो अब आगे हम लोग देखेंगे मेसोपोटामियन साइड ऑल्सो कंटेंट ट्रेस ऑफ निकल। ठीक है, पहले तो आप ये सील्स देख लो, ये सील्स में हमें क्या क्या दिखाया गया है। सील्स ऑफ मेसोपोटामिया, but the armed bulb motif appeared from the Indus region। ये जो सील्स आप देख रहे हो ये मेसोपोटामिया के, लेकिन मिले कहाँ पे? हड़प्पन में, हड़प्पा में मिले, इंडस रीजन में मिले हैं। तो ये देखो मेसोपोटामिया कहाँ पर है? यहाँ पर है मेसोपोटामिया। और हमें इसके सील कहाँ मिल रहा है? हड़प्पन रीजन में मिल रहा है। तो ट्रेड तो हो रहा होगा ना, यहाँ से यहाँ तक ट्रेड तो हो रहा होगा। किस चीज़ के थ्रू होता होगा? या तो हो सकता है ये रिवर रूट के थ्रू, रिवर रूट के थ्रू होता होगा। लैंड के थ्रू थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि एक तो सिल्क रूट तो था, चलो सिल्क रूट तो होगा ही, लेकिन रिवर चीपेस्ट फॉर्म था, हो सकता है उस टाइम में भी रिवर रूट यूज़ किए जाते हो, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो मेसोपोटामियन सील हमें मिला है कहाँ पे? हड़प्पा में। और द राउंड पर्शियन गल्फ सील फाउंड एट बहरीन, सम कैरीज हड़प्पन मोटिव। और जो पर्शियन बहरीन कहाँ पर है? पहले इसमें पता चल रहा है कि बहरीन कहाँ पर है? नहीं, इसमें नहीं पता चल रहा है बहरीन का एग्जैक्टली। ऐसे मेरे को भी पता नहीं है, आप लोग देख लेना बहरीन मैप पे कहाँ है। बहरीन में हमें हड़प्पन सील मिले हैं, ठीक है। मेसोपोटामियन साइड ऑल्सो कंटेन ट्रेस ऑफ निकल। अब देखो मेसोपोटामिया में भी ट्रेस ऑफ निकल मिल रहे हैं, जो हो सकता है अब ये मगन से भी इंपोर्ट यहाँ पर किया जाता होगा, मगन से यहाँ पर भी इंपोर्ट किया जाता होगा, और यहाँ पर भी इंपोर्ट किया जाता होगा ओमानी कॉपर, क्योंकि दोनों जगह ट्रेस ऑफ निकल मिले हैं। अदर आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड सजेस्टिव ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस कंटेक्ट इंक्लूडिंग हड़प्पन सील वेट। ये इजी है, आप सब पहाड़ भी लेना है इतना सा। In this context, in worth noting that Mesopotamian text mention contact with region named Dilmun, probably the island of Bahrain। अच्छा, ये दिलमम बहरीन कहाँ पर है? ये रहा बहरीन, ये बहरीन का इलाका है। आज के टाइम में यही सऊदी अरब है, सऊदी अरबिया। और हो सकता है एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सऊदी अरब का ही या नहीं तो वो एक कौन है वो, और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हो सकता है उसका भी ये प्लेस हो। आई एम नॉट कन्फर्म, बट इट माइट बी। तो हम लोग आगे देखेंगे। तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में हमें मेंशन कहाँ का मिला है? डिलमम का, मतलब बहरीन का हमें मेंशन मिला है, मगन का मिला है, मेलवा का मिला है। मगन और मेलवा आपने देख लिया। मेलवा किसे कहा जाता था? इंपॉर्टेंट है, मेलवा ये हड़प्पन को ही कहा जाता था, इसे हम लोग मेलवा कहते थे। और क्योंकि ये मेलवा मेसोपोटामियंस कहते थे, मेसोपोटामियन टेक्स्ट में इसे मेलवा ही कहा गया है, इसलिए इसे आज भी हम लोग मेलवा के ही नाम से जानते हैं। बुक्स में ऐसे तो नाम चेंज ही हो गया है। दे मेंशन द प्रोडक्ट फ्रॉम मेलवा, कार्नेलियन, lapis lazuli, कॉपर गोल्ड। अब देखो
मिलवा से हमें क्या क्या मिल रहा है, कार्निलियन मिल रहा है। ये सारी चीज़ देखो, हरपन साइट्स पे ये थे ना। कार्निलियन कहाँ से मिलता था हमें? ट्रेस कार्निलियन कहाँ से था ये हमें? लोथल में कार्निलियन मिलता था। तो उसी तरह देखो यहाँ पे कार्निलियन मिल रहे हैं, लेपिस लजुली जो कि सारतुगाई अफगानिस्तान में मिल रहा है, कॉपर खेतरी रीजन में, गोल्ड साउथ इंडिया, वैरायटी ऑफ वुड। तो ये सारे कहाँ मिलवा से मिल रहे हैं? तो ये सारे तो हड़प्पन कल्चर में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये सारी चीज़ मिल रहे हैं, तो उसे ही मिलवा कहा गया है मेसोपोटामियन टेक्स्ट में। मेसोपोटामियन मिथ से मिलवा में योर बर्ड बी द हाजे बर्ड। अब हाजे बर्ड यहाँ पे एक ये अरेबिक टर्म है हाजे बर्ड। हाजे बर्ड का मतलब एक टाइप से आप ये कर सकते हो कि आप बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता था कि आपकी बिजनेस कभी रुके नहीं, ये एक बर्ड की तरह उड़ती जाए, मतलब हमेशा बिजनेस आपका बढ़ते रहे, वो कभी भी रुकेगी नहीं यदि आप मिलवा के साथ बिजनेस कर रहे हो तो। May it call be heard in the royal palace. रॉयल पैलेस में इसका यूज किया जाता है। सम आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट हाजे बर्ड वाज पिकॉक। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये जो हाजे बर्ड है ये पिकॉक है। डिड इट गेट दिस नेम फ्रॉम द कॉल? लाइकली दैट बर्ड with Oman or Mesopotamia was by sea. It is likely that communication with Oman, Bahrain और Mesopotamia was by sea. तो ये पॉसिबल है कि इन सारी चीज़ों, ये जो ट्रेड हो रहा है ये सी के ही थ्रू हो रहा है, क्योंकि हमें सील्स मिले हैं भाई। Beside we find depiction of ship and boats on the sea. सबसे पहले तो आपको ये जो आपको एक लैंड ऑफ सी फेयरर्स कहीं पे बोला गया था, मिलवा एज अ लैंड ऑफ सी फेयरर्स। कहाँ पर बोला गया है भाई? एक सेकेंड, हाँ ये जो दिख रहे हैं ना, मेसोपोटामियन रिफर्स मिलवा एज अ लैंड ऑफ सी फेयरर्स। ये क्यों कहा जाता था? सी फेयरर्स कौन होते हैं? जो कि बोट्स पर वर्क करते हैं, और मिलवा को इसी नाम से जाना जाता था कि वहाँ पर सी फेयरर्स काफ़ी, मतलब कि ट्रेड का वहाँ पे वाटर वाटर ट्रेड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। वो सिर्फ मेसोपोटामिया से नहीं कर रहे थे, बल्कि ओमान से भी कर रहे थे, मगन से भी कर रहे थे, और भी कई सारी जगहों से कर रहे थे। उसे लैंड ऑफ सी फेयरर्स कहा जाता है। मतलब वहाँ पे बोट पे जो काम करने वाले आदमी थे वो आपको वहाँ पे कई कई सारे मिल जाएंगे। और ये हमें सील पे भी बोट का डिपिक्शन मिला हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये आपको यूज़ होता होगा, नहीं ट्रेड में शिप्स का यूज होता होगा, सी के थ्रू ट्रेड होता होगा। अब सील स्क्रिप्ट वेट, अब हमें ये देखना है सील एंड सीलिंग। सील एंड सीलिंग वेयर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। सील को क्या होता है, आज भी आपने देखा हो टप्पा लगा देते हैं, तो भैया ये बस ये सील। तो सील में क्या होता था कि इतना पढ़ने का ज़रूरी नहीं है आपको, मैं सीधा बताता हूँ। कोई भी जैसे बोरी है, बोरी को क्या किया, पहले तो उसमें सामान भर दिया, उसके बाद जो नॉट होती थी, जो गांठ होती थी बोरी की, वहाँ पे इन्होंने कोई सॉफ्ट स्टोन जैसे कि सेटेटाइट पाउडर हो गया, उससे वो सील लगा देते थे ठप्पा। और इससे ये पता चलता था कि रास्ते में कहीं पर भी ये बोरी खुली नहीं है, जो सामान है वो आप तक सही सलामत पहुँची। यदि वो सील टूटी हुई है या फिर डिस्ट्रॉय है, तो या फिर अलगी हुई है, तो ये पता चल जाता था कि इससे कुछ सामान निकाले भी गए हो सकते हैं। ये जो आप सीलिंग देख रहे हो ये रोपार से हमें मिले हुए हैं। ओके, अब स्क्रिप्ट क्या होता था? हरप्पन seal usually have a line of writing probably containing the name and title of the owner. Scholars have also suggested that motive। ये कुछ ज़रूरी नहीं है। तो ये आप तो ये देख लो, ये जो देख रहे हो ये आप पूरा, तो ये हरप्पन एक टाइप से कर सकते हो आप। स्क्रिप्ट है, ये हरप्पन स्क्रिप्ट है। हरप्पन में हमें यही सारे स्क्रिप्ट देखने को मिले हैं। ऐसे इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसका कोई यूज़ ही नहीं है। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है। मोस्ट इंस्क्रिप्शन आर शॉर्ट और लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइन। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं, मतलब एक दो लिख दिया है, फिर दो तीन साइन बने हुए हैं। लेकिन सबसे जो लॉन्गेस्ट हमें मिला है वो 26 साइन एक साथ मिले हैं हमें। ठीक है, अ, इसमें इतना ये ज़रूरी नहीं है। इट अपियर दैट द स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब राइट टू लेफ्ट, ये लोग ये कैसे पता लगा रहे हैं कि राइट से, आज भी हम लोग कैसे लिखते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं लिखना, इधर से स्टार्ट करते हैं इधर लिखते हैं। ये इसे कैसे पता चला? ये इसलिए पता चला, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एज सम ऑफ द सील्स शो द वाइडर स्पेस ऑन द राइट एंड क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे ये जो फोटो मैंने इसलिए लगाया हुआ है यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा जूम जूम ये सही से हो नहीं रहा है, लेकिन तब पर भी देखो। अब देखो यहाँ पर जो राइट साइड है, यहाँ पर देखो काफ़ी सारे स्पेस छूटे हुए हैं, देख रहे हो? ये देखो काफ़ी सारे स्पेस छूटे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड जाओगे तो क्रैम्प हो रहा है ये, अब स्पेस कम छूट रहे हैं। यहाँ पर भी देखो स्पेस कितना कितना छुड़ा है, वन और टू के बीच में कितना स्पेस है, और जब आप लास्ट में जाओगे 22 और 23 के बीच में उतना स्पेस नहीं है। क्योंकि आ, ये यहीं पे यही 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 बताना चाह रहे हैं कि राइट से लिखना स्टार्ट होता था, और
और लेफ्ट में जाके क्रैम्प हो जाता था, इसलिए ये इससे ये पता चल रहा है कि राइट टू लेफ्ट लिखते थे ये। अब पेरिसेबल मटेरियल पे लिखते थे, कंसीडर द वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट विच राइटिंग हैव बीन फाउंड। स्टील पे लिखते थे कॉपर टूल, रिंग्स, जार, कॉपर। टेराकोटा टैबलेट पे भी लिखते थे ज्वेलरीज, बोन रॉड। इवन ऑन द एंशियंट साइन बोर्ड रिमेंबर दिस वर मेड हैव बीन राइटिंग ऑन पेरिसेबल मटेरियल, जो कि समय के साथ गल गए या फिर सड़ गए, उन सब चीज़ों पे इसका लिखा जाता था। जो कि हार्ड स्टोन पे था वो बचे रह गए। कुड दिस मीन दैट लिटरेसी वेयर वाइड स्पेयर। अब हमें इससे ये पता करना क्या लिटरेसी वाइड स्पेयर था। अब ये आर्कियोलॉजिस्ट को भी पता नहीं चला है अभी तक। वेट का क्या सीन था। एक्सचेंज वे रेगुलेटेड बाय द प्रीशियस सिस्टम ऑफ वेट यूजुअली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्ट। जो जो वेट था ये एक स्टोन से बनता था, वो चर्ट। ये जो आप चर्ट, ये जो स्टोन देख रहे हो ये चर्ट है। इसी से वेट बनाए जाते थे विथ नो मार्किंग। इस पे कोई मार्किंग नहीं होती थी। आप देख रहे हो ये छोटे से बड़ा बस ऐसे ही होता था। तो इसमें क्या होता था, बाइनरी नंबर से ये फॉलो होते थे। जो जितना ज़्यादा विथ बाइनरी हायर डिनोमिनेशन फॉलो द डेसिमल सिस्टम। तो जो जो छोटा होगा, जो छोटा होगा, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। लेकिन अब जो जो बड़े जा रहे हैं वो डेसिमल्स में चले जाएंगे, जैसे 1.60, 2.0। जो हायर डिनोमिनेशन होते थे उसे डेसिमल्स में, डेसिमल सिस्टम के थ्रू बताया जाता था। द स्मॉलर वेट ऑफ प्रोबली यूज फॉर वेटिंग ज्वेलरीज। जो ये स्मॉलर वेट्स आप देख रहे हो, जैसे ये हो गया या फिर ये हो गया, तो ये ज्वेलरीज को वेट करने के लिए यूज़ होता होगा। मेटल स्केल पेन, वो जो आप देख रहे हो तराजू, तो वो भी वहाँ पर मिला हुआ है। उस साइड पे वो तराजू भी हमें देखने को मिला हुआ है। अब हम एंशियंट अथॉरिटी देखेंगे। एंशियंट अथॉरिटी क्या हो गया, जैसे कि आप कह सकते हो कि क्या वहाँ कोई अथॉरिटी थी, कोई किंग था। देयर आर इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी। हमें कई सारे कॉम्प्लेक्स डिसीजन देखने को मिले हड़प्पन से, जैसे प्लान करके सिटी बसाना, ये भी एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन है। टेक फॉर इंस्टेंस द एक्सटर्नल यूनिफॉर्मिटी ऑफ द हड़प्पन आर्टिफैक्ट मिलना हर अलग अलग जगह पर, एंड एविडेंट इन पॉटरी, सील, वेट एंड ब्रिक्स। तो ब्रिक्स भी आप देख रहे थे स्टैंडर्डाइज साइज के थे, अलग अलग साइज के नहीं थे। तो क्या वहाँ पे कोई एंशियंट अथॉरिटी थी, क्या ऐसी कोई चीज़ थी। नोटेबल ब्रिक्स थॉट ऑब्वियसली नॉट प्रोक्यूर्ड इन सिंगल सेंटर वेयर ऑफ यूनिफॉर्म रेशियो थ्रू आउट द रीजन फ्रॉम जम्मू टू गुजरात। और जो ये ब्रिक्स मिले हैं ये सिंगल साइज के मिले हैं, जम्मू से लेकर के गुजरात तक एक ही साइज के ब्रिक्स मिले हैं। तो हो सकता है कोई अथॉरिटी होगी जो कि ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करती होगी। We have also seen that settlements were strategically set up by the specific location for various reasons। तो ये तो भाई पता ही है कि सेटलमेंट्स को वेरियस रीजन से स्ट्रेटेजिकली सेटल किया जाता था। जैसे ये हो गया तो ये कोस्ट के किनारे है, तो ये छोटी मोटी बातें हैं। बिसाइड लेबर वी आर मोबिलाइज फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव वॉल एंड प्लेटफॉर्म। और लेबर्स का भी, जैसे कुछ कुछ जगह है जहाँ पर कि कोई ये कोस्ट के किनारे नहीं है ना कोई सोर्स है, लेकिन वहाँ पे क्या है, लेबर्स हो गए, ह्यूमन पॉपुलेशन हो गई। जैसे आज के टाइम में आप यूपी, बिहार या फिर उड़ीसा या फिर खुद आप दिल्ली को ले लो, या फिर जहाँ पर ह्यूज पॉपुलेशन है वहाँ पे रिसोर्सेज तो उतने हैं नहीं, तो क्या होगा, लेबर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो उसका ही एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जा रहा है। पैलेसेस एंड किंग। तो इतना इतना ऐसे तो लाइन बाय लाइन पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इस इतना में यही लिखा हुआ है कि स्टोन स्टैचू आर लेवल दैट कंटिन्यू टू बी नॉन एज प्राइज्ड किंग। हमें एक स्टोन स्टैचू मिला है, और ये ऐसा नहीं कि बस एक ही दो मिला है, काफ़ी बड़े अमाउंट में मिला है। तो ये एक हो सकता है ये कोई किंग हो, और ये क्योंकि हर जगह मिला है तो इसे हम लोग प्राइज्ड किंग का नाम दे रहे हैं, ये जो है स्टैचू। और इसे एक अथॉरिटी की तरह ये लोग मान रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट वी आर फेमिलियर विद मेसोपोटामियन हिस्ट्री ऑफ द प्राइज्ड किंग। और क्योंकि मेसोपोटामिया में प्राइज्ड किंग होते थे, तो हो सकता है उस टाइम में चूँकि अब ट्रेड हो रहा है, तो ट्रेड हो रहा है तो नॉलेज का भी इधर से उधर ट्रांसफॉर्मेशन होता ही होगा। तो हो सकता है प्राइज्ड किंग का सीन यहाँ पर भी होता ही हो। Now we look forward. Some archaeologists are of the opinion that Harappan society had no rulers. तो हम लोग देखेंगे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर्स नहीं थे, एंड दैट एवरीबडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस। अदर फील दैट देयर वर नो सिंगल रूल बट सेवरल। और कुछ का मानना है कि कोई सिंगल रूल नहीं था, जैसे कि एक प्राइज्ड किंग है, ये कोई सिंगल रूल नहीं था, बल्कि काफ़ी सारे अलग अलग वहाँ पे रूलर्स, जैसे स्टेट वाइज बटा हुआ हो सकता है। ये यहाँ पर मानना था इन लोगों का। द मोहनजोदड़ो है सेपरेट रूलर्स, हड़प्पन अनदर एंड सो फोर्थ। सबका अलग अलग रूलर्स था, ये ऐसा इनका मानना था। ये भी पॉसिबल है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। Yet other argued that there were single state given the similarity in artifact, the evidence of planned settlement and the standardized ratio and the establishment of settlement near the source of raw material। अब इनका मानना है कि कुछ ये भी हो सकता है, क्योंकि आप अगर ये मैप देखोगे
कौन सा, ये वाला मैप, यही वाला मैप अगर आप देखो तो इसमें जितने भी आप ये देख रहे हो सेटलमेंट्स, तो हो सकता है इनका मानना है कि ये जो पूरा सेटलमेंट है ये आपको एक ही स्टेट के अंदर में आता होगा, और एक वही किंग का ही रूल है यहाँ पर, प्राइस किंग के तौर पे वही बताया जा रहा है कि हो सकता है वही यहाँ पे फॉलो होता होगा, क्योंकि हमें एविडेंस देखने के लिए मिले हैं क्या चीज़ के, स्टैंडर्ड रेशियो ब्रिक मिले हैं हमें, एविडेंस ऑफ प्लान सेटलमेंट मिला है, एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। आप देखो इस्टेब्लिशमेंट हमें मिले हैं नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये हो सकता है कि एक सिंगल अथॉरिटी होगी। इट इज़ लाइकली दैट द हड़प्पन प्रैक्टिस सम सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि हड़प्पन या तो डेमोक्रेटिक सिस्टम भी प्रैक्टिस करते होंगे, वोटिंग सिस्टम। सम ऑफ द स्ट्रक्चर विद द गिवन फीचर वेयर क्रिएटेड अपरेंटली फॉर यूटिलिटेरियन पर्पस। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही हाईलाइट किया जा रहा है कि वो हो सकता है वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रैक्टिस हो रहा है वोटिंग सिस्टम के थ्रू। अब हम ये देखेंगे द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। एंड ऑफ द सिविलाइजेशन कैसे हुआ, अब बस ये लास्ट ही है, इसके बाद खत्म ही है, अब ज़्यादा है नहीं। देयर इज एविडेंस दैट बाय 1800 BC most of the mature urban site in regions such as चोलिस्तान एंड बेनीवाल हैज़ बीन abandoned, मतलब ख़त्म हो गए, चोलिस्तान और बेनीवाल जो है ख़त्म हो गए 1800 BC आते आते तक में। Simultaneously, there were expansion of population into the new settlement in गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और एक्सपेंशन होने लगा पॉपुलेशन का, न्यू न्यू सेटलमेंट्स पे गुजरात हो गए, हरियाणा हो गए, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वहाँ पर न्यू न्यू सेटलमेंट्स होने लगे। तो ये सारे जो पुराने प्लेस थे ये सारे एबडॉनमेंट होने लगे और ख़त्म होने लगे। इन द फ्यू ओपन साइट दैट कंटिन्यू टू बी ऑक्यूपाइड आफ्टर 1900 BC दैट अपीयर टू हैव बीन द ट्रांसफर मटेरियल कल्चर मार्क्ड बाय द डिसअपीयरेंस ऑफ डिस्टेंट आर्टिफैक्ट सिविलाइजेशन। कुछ का ये भी मानना है कि कुछ हड़प्पन साइट जो कंटिन्यूड रहे थे 1900 BC तक, वो अपीयर टू हैव बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर, तो उन्होंने अपने मटेरियल कल्चर को ट्रांसफ़र किया, मेकिंग अ डिस्पेरेंस ऑफ डिस्टेंसिक आर्टिफैक्ट, क्योंकि आर्टिफैक्ट कुछ टाइम तक मतलब आप कह सकते हो कि जो वहाँ का आर्टिफैक्ट था उसे एबडॉनमेंट नहीं किया गया, आर्टिफैक्ट चलता आ रहा था लेकिन सेटलमेंट एबडॉनमेंट हो गया, क्योंकि वेट सील स्पेशल बीट्स ये सारे अगले जनरेशन के भी लोगों को आती थी बनाने के लिए। तो ये जो आप कह सकते हो कि हड़प्पन साइट्स ने एक टाइप से मटेरियल कल्चर को आगे अपने एक्सपेंशन किया, अपने जो उनका अपकमिंग जनरेशन होगा उसको उसके अपने नॉलेज को आगे बढ़ाया। राइटिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ऑल्सो डिसअपीयर्ड। देखो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ये सारे डिसअपीयर्ड हो गए, तो इतना में कुछ नहीं लिखा। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक डेकोरेटिव एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर भी नो लॉन्गर प्रोड्यूस। अब हाउस कंस्ट्रक्शन का भी तरीका बदल गया और पब्लिक प्लेसेस का भी निर्माण कम हो गया है, फिर नहीं के बराबर नहीं होने लगा। ओवरऑल आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट इंडिकेट अ रूरल वे ऑफ लाइफ इन व्हाट इज कॉल्ड लेट हड़प्पा और सक्सेसर हड़प्पा। और क्या वो एक रूरल वे ऑफ लाइफ चालू हो गया, मतलब कि एक गांव गांव का सीन यहाँ पे चालू हो गया लेट हड़प्पा में, जब हड़प्पन खत्म होने लगा, और सक्सेसर कल्चर उन्हें ही कहा जाता है। अब सेटलमेंट जो है वो रूरल वे से रहने लगे, मतलब गाँव के तरीके से रहने लगे। तो सेटलमेंट ख़त्म क्यों हुए? दिस रेंज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, एक्सेसिव फ्लड्स हो सकता है, शिफ्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ रिवर्स एंड ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप। तो ये देख रहे हो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, एक्सेसिव फ्लड्स आया होगा, सुखाड़ आ गया होगा, ड्राइंग ऑफ रिवर्स हो गया होगा, ये सारी चीज़ें हुई होंगी, और ये सेटलमेंट उस तरह से ख़त्म हो गया। और उसके बाद इट अपीयर दैट द स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट परहैप्स द हड़प्पन स्टेट केम टू एन एंड। दिस इज एविडेंस बाय द डिसअपीयरेंस ऑफ सील द स्क्रिप्ट डिस्टिंक्टिव बीट। और हमें ये पता कैसे चला कि सेटलमेंट खत्म हो गया, क्योंकि जो वहाँ के हड़प्पन सील थे, स्क्रिप्ट थे, बीट्स थे, इन सबों का अब जो है मिलना बहुत ही कम हो गया, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ तो यहाँ पर मटेरियल कल्चर में आगे बढ़ाए गए थे, जैसे वेट हो गया, सील हो गया, लेकिन ये काफ़ी समय तक आगे नहीं चल पाया। तो इससे जब उसका डिसअपीयर मतलब जब ख़त्म होने लगा वो, तो हमें ये पता चल गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि जितने भी सील थे, स्क्रिप्ट से डिस्टेंटिव बीट पॉटरी, ये सारे ख़त्म होने लगे थे। द शिफ्ट फ्रॉम स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम टू बी द यूज़ ऑफ लोकल वेट सिस्टम। अब जो ये वेट जो मटेरियल कल्चर में आगे बढ़ाया गया था ये भी अब ख़त्म हो गया, और अब नए वेट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए। द सब कॉन्टिनेंट वुड हैव टू वेट फॉर ओवर अ मिलियन फॉर न्यू सिटी टू डेवलप इन कंपेयर डिफरेंट रीजन। और जो सब कॉन्टिनेंट थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ा
न्यू सिटीज़ को डेवलप करने के लिए जो नए सबकॉन्टिनेंट, क्योंकि उस जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद का जो फेज़ था वो रूरल वे था। तो न्यू सिटीज़ को डेवलप होने में मिलियंस का टाइम लग गया, मिलियन ईयर का, मिलियनम मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे 1 मिलियनम ये होता है 1000 ईयर का टाइम स्पैन। तो ये 1000 ईयर का टाइम स्पैन लग गया आपको ये सबकॉन्टिनेंट को दोबारा से न्यू सिटीज़ को डेवलप करने में। ओके, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, ड्राइंग ऑफ रिवर्स, तो ये सारी चीज़ें आज भी तो हो रही हैं भाई। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन यूजली, और ये आप देख रहे हो, ये सारे तो आज के ही फोटोज़ हैं। तो क्या हमें फियर है कि हमारा जो सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो अभी का चल रहा है, क्या ये भी एबनॉर्मेंट हो सकता है? क्या ये भी डिसअपियर हो सकता है? ये क्वेश्चन है। दिस हैपन नाउ ऑल्सो। ये सारी चीज़ जो हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज, जिससे कि ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, शिफ्टिंग, ड्राइंग ऑफ रिवर्स, ये सारी चीज़ आज भी तो हो रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये भी सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगा? ये क्वेश्चन है, और इन्हीं के बारे में हमें चर्चा भी करनी है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही है। एक और वीडियो आएगा हो सकता है, और उसके बाद हम अपने इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, गुड बाय।